मुबारक हो, लड़की हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कविता देखो तो हमारी बेटी कैसे मुस्कुरा रही है। हम इसका नाम मुस्कान रखेंगे। अजी देखिए तो हमारी मुस्कान कैसे नाच रही है। अब हमें जल्दी ही इसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों कल ही जाकर पास वाले स्कूल में इसका एडमिशन करवा देंगे। सर, हमें अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है आपके स्कूल में। हाँ, लेकिन हमें उससे पहले आपकी बेटी का टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कल से अपनी बेटी को स्कूल भेज देना। साहिल, आज हमारा स्कूल में लास्ट दिन है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। नमस्कार रेणु जी, नमस्कार। आइए बैठिए। रेणु जी, कैसे आना हुआ आज? अरे पंडित जी, मैं बस आपको ये कुंडली दिखाने आई हूँ। अरे पंडित जी, ये बच्ची कौन है? ये हमारी नातिन मुस्कान है। अरे मुस्कान बेटा, इधर आओ। नमस्ते आंटी जी। और ये है मेरा बेटा सौरभ। क्या तू मुझसे दोस्ती करेगी? इसके बाद फिर समय ऐसे ही तेजी से बीतता जाता है और सौरभ और मुस्कान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस समय सौरभ मुस्कान के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे मुस्कान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और फिर एक दिन सौरभ मुस्कान से पूछता है, मुस्कान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सौरभ, पर इससे पहले तुम अपने पेरेंट्स से तो बात कर लो शादी के बारे में। फिर सौरभ बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, लेकिन सौरभ के पेरेंट्स मुस्कान को अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के परिवार वालों ने भी इस शादी को मंजूरी नहीं दी। अब दोनों तरफ से मना होने पर सौरभ बहुत ही बेचैन रहने लगता है और अपने ही परिवार से झगड़ा करने लगता है। वो बोलता है, माँ, मैं शादी करूंगा तो मुस्कान से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। बेटा, मुस्कान हमारी जाति की नहीं है और अभी तुम दोनों भी नाबालिग हो, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। तो ठीक है माँ, मैं बालिग होने तक का वेट करूंगा और अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगा। सौरभ की माँ को लगा वक्त के साथ सौरभ के ऊपर से मुस्कान का भूत उतर जाएगा, लेकिन शायद नियति को भी कुछ और ही मंजूर था। सौरभ ने मन लगाकर पढ़ाई की और मर्चेंट नेवी में जॉब पाई। अब तक मुस्कान और सौरभ दोनों ही बालिग हो चुके थे और शायद दोनों ही अब तक इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। माँ, अब तो मैं और मुस्कान दोनों ही बालिग हो चुके हैं और अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, तो प्लीज अब तो हम दोनों की शादी करवा दो। अभी तक तेरे ऊपर से मुस्कान का भूत नहीं उतरा, पर तू जान ले, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। अब तक सौरभ समझ चुका था कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने और मुस्कान ने घर से भागने का प्लान बनाया और वो दोनों मौका मिलते ही एक दिन फरार हो गए। सौरभ और मुस्कान को घर पर लापता देख परिवार वालों ने तुरंत ही पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिससे पुलिस ने दोनों को मौके पर ही धर दबोचा। लेकिन इसके बाद भी एक बार फिर सौरभ और मुस्कान ने घर से भागने की सोची, पर इस बार भी वो लोग सफल न हो पाए। इस समय दोनों के ऊपर प्यार का भूत कुछ इस तरह चढ़ रहा था कि मात्र कुछ ही दिनों में वो दोनों घर से 2 बार भाग चुके थे और आगे भी वो अब कहाँ रुकने वाले थे। और फिर तीसरी बार भागने की योजना रच डाली, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी करके बैठे थे और मौका मिलते ही घर से भागकर किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैं इस शादी को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगी।
अभी तक सौरभ के परिवार वालों ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन सौरभ के बार बार समझाने और रिक्वेस्ट करने पर सौरभ के परिवार वालों ने मुस्कान को न चाहते हुए भी अपना लिया। धीरे धीरे समय तो बीतता गया, लेकिन समय के साथ साथ परिवार में तनाव भी बढ़ने लगा, क्योंकि मुस्कान ने अब अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया था। वो आए दिन कुछ न कुछ झगड़ा करने लगी थी, जिससे समाज में सौरभ के परिवार का नाम खराब हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, जब मुस्कान और सौरभ की शादी भी हो गई थी और सौरभ के परिवार ने मुस्कान को बहू के रूप में अपना भी लिया था, तो आखिर फिर मुस्कान जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही थी? वो क्यों सौरभ को उसी के परिवार से अलग कर रही थी? इसकी शुरुआत समझने के लिए आइए चलते हैं इतिहास के उस समय में जब मुस्कान ने अपना स्कूल छोड़ा था। तो होता कुछ ऐसा है कि स्कूल छोड़ने के कुछ समय बाद मुस्कान ने एक दिन टीवी में देखा कि एक हीरोइन मूवी में रिच लाइफस्टाइल दिखाती हुई अय्याशी करती फिरती है। मुस्कान को उस लड़की की लाइफस्टाइल इतना प्रभावित करती है कि वो अब सोचने लगती है कि काश ऐसी जिंदगी वो भी कभी जी पाती। और उस दिन से ही उसके अंदर एक कीड़ा जाग गया कि उसे भी एक्टिंग करनी है और उसे भी किसी फिल्म में एक हीरोइन बनना है। और फिर क्या उसके दिमाग की उपज और नियति ने एक दिन मुस्कान को सौरभ से मिला दिया। मुस्कान को शुरू से ही पता था कि सौरभ थोड़ा अमीर है और वो उसके सपनों को पूरा करने का बेस्ट जरिया है। और तब से मुस्कान ने सौरभ को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि बेचारे सौरभ को मुस्कान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। शादी होने के बाद मुस्कान अच्छे से जानती थी कि जब तक सौरभ अपने परिवार से अलग नहीं होगा तब तक उसके सपने और अय्याशी कभी पूरी नहीं होगी। सौरभ, तुम तो बस काम काम और बस काम में ही बिजी रहते हो। महीनों महीनों में घर आते हो। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुमने कभी सोचा भी है मैं यहाँ पर कैसे जी रही हूँ? न तो मुझसे यहाँ पर कोई बातें करता है और न ही कोई मुझे देखना पसंद करता है। पर अब नहीं, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। देखो मुस्कान, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात रही तुम्हें टाइम देने की, तो मैं ये नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी कर लूंगा, ठीक है? अब सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब को छोड़ देता है और कुछ समय के लिए मुस्कान के साथ समय बिताता है, जिससे लगता है कि शायद अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई होंगी। लेकिन नहीं, इसके बाद तो मुस्कान और भी ज्यादा वाद विवाद करने लगती है, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद सौरभ पूरी तरह से अपनी फैमिली पर ही डिपेंड हो गया था, जिससे मुस्कान की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं और मुस्कान आए दिन लड़ाई झगड़ा करने लगी। और इसी बीच उसने धीरे धीरे सौरभ के परिवार में इतने मतभेद पैदा कर दिए कि बेचारे सौरभ को अंत में न चाहते हुए भी अपने परिवार से अलग होना पड़ा और एक किराए के मकान में मजबूरन जाकर रहना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ तो कोई काम कर नहीं रहा था, तो फिर वो कैसे मकान का किराया देगा? तो मैं आपको बता दूं कि मुस्कान ने ही सौरभ को आइडिया दिया था कि वो अपने पापा यानी सौरभ के ससुर के यहाँ रहेंगे। लेकिन सौरभ ने इस बात को मानने से मना कर दिया, पर पास में अपने ससुर के घर के नज़दीक ही एक मकान किराए पर ले लिया। अब जब तक सौरभ कुछ काम नहीं कर रहा था तब तक सौरभ के ससुर यानी मुस्कान के पिता ही मकान का किराया देते थे। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और सौरभ ने भी अब तक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली थी, जिससे वो मकान का किराया और अपने परिवार का ख्याल रख पाए। लेकिन यहाँ पर भले ही सौरभ अपने परिवार से अलग जाकर रहने लग गया हो, परंतु फिर भी वो अपने परिवार से अक्सर मिलने जाता रहता था। अब तक सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। महीने और साल बीतते जा रहे थे और फिर आया साल 2019, जो सौरभ की जिंदगी में खुशियां और तूफान दोनों लेकर आया। आज मैं बहुत खुश हूँ मुस्कान। आज तुमने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। सौरभ आज इतना खुश था जैसे आज उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सौरभ की जिंदगी में थोड़ा बहुत जो खालीपन था वो उसकी बेटी के आने से भर गया था। और फिर कुछ ही दिनों बाद मुस्कान और सौरभ पंडित जी को बुलाकर बेटी का नामकरण करवा देते हैं, जिसमें बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। अब पीहू के आने से एक तरफ सौरभ बहुत खुश तो था और उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली थीं, लेकिन इस समय सौरभ हर जिम्मेदारी के लिए रेडी था। कम वेतन होने के बावजूद भी, हाँ, क्योंकि अभी वो बस छोटा मोटा काम करके ही अपने परिवार का खर्च और घर दोनों चला रहा था। लेकिन सौरभ जहाँ तक उसके लिए संभव था वो अपने परिवार की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करता था।
पीहू अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो अभी अपने नाना नानी के यहाँ ही रहती थी, क्योंकि मुस्कान को जिम्मेदारियों का एहसास तो शुरू से ही नहीं था। वो तो बस किसी तरह ही पीहू को पाल रही थी। समय गुजरता जाता है और एक दिन मुस्कान के फोन पर एक मैसेज आता है। मुस्कान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज से उसकी और सौरभ की जिंदगी हमेशा के लिए एक नया मोड़ लेने वाली है। मुस्कान ने जब फोन देखा तो पाया कि मैसेज में और कुछ नहीं बल्कि उसी के स्कूल रियूनियन का व्हाट्सएप ग्रुप इनविटेशन होता है। इसके बाद हर एक नॉर्मल इंसान की तरह मुस्कान भी तुरंत ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। फिर कुछ समय बाद मुस्कान को पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त साहिल भी उस ग्रुप में है। और फिर एक दिन क्या करूं यार, आज तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, हाँ ये सही रहेगा। और फिर इसके 3 दिन बाद मुस्कान सौरभ से झूठ बोलकर रियूनियन पार्टी में जाती है, जहां पर वो साहिल और अपने बाकी दोस्तों से मिलती है। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है और मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब मुस्कान और साहिल हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते थे, जिसकी सौरभ को बिल्कुल भी खबर न थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता जाता है और एक दिन सौरभ मुस्कान के फोन में साहिल को की गई चैट्स पढ़ लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुस्कान से साहिल के बारे में पूछता है। इस पर मुस्कान उसे आधा ही सच बताती है कि वो और साहिल बचपन के दोस्त हैं और साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद यहीं से सौरभ और मुस्कान की लाइफ में विवाद शुरू होने लगते हैं। वो सौरभ जो कभी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था, आज वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वही मुस्कान उसके साथ ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन इसके बाद भी सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने मुस्कान को समझाया कि वो ऐसा न करे और उस साहिल नाम के शख्स से न मिले।
मुस्कान ने कुछ दिनों तक तो सौरभ की बातें मानी, लेकिन फिर उसके बाद उसने फिर से साहिल से बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वो चौकन्नी हो गई थी और इसीलिए जब भी वो साहिल से व्हाट्सएप पे बातें करती थी तो हमेशा अपनी और साहिल की चैट्स को डिलीट कर देती थी, जिससे सौरभ को कभी भी इसके बारे में पता न चले। और हुआ भी ऐसा ही, सौरभ को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो अभी भी साहिल से बातें करती है। कुछ सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर आता है साल 2022 और एक दिन। अरे सौरभ बेटा, अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है बेटा। जब तुम ऑफिस चले जाते हो उसके बाद कोई लड़का आता है मुस्कान से मिलने। पहले मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगा, लेकिन वो तो आए दिन आता ही रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे बता दूं। बता बेटा, वो कौन है? मुस्कान, मैंने तुमसे बोला था कि तुम उस लड़के को भूल जाओगी, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम अभी भी उस लड़के से जाकर मिलती हो। क्यों? आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? और क्या करूं? तुम तो सिर्फ काम में लगे रहते हो। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कम से कम साहिल मुझे समझता तो है। तुमने तो बस मुझे यहाँ लाकर इस 4 दीवारी में कैद कर दिया है। शादी से पहले तो बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, और तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे एक नौकरानी बना के रख दिया है। तुम्हें पता है, मुझे असली खुशी तो साहिल के साथ ही दिखती है। अरे जब जब मैं यहाँ अकेली सड़ती रहती थी ना, तो वही था जो मुझे कैद से बाहर निकालता था। तो अब मुझे तुम बताओ, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? मुस्कान, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? अरे तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी जॉब और परिवार दोनों को छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं ऐसे ही रहूंगी और अब तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो ठीक है मुस्कान, अब जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। अरे सौरभ बेटा, देखो, हर पति पत्नी में तो वाद विवाद होते ही हैं, पर ऐसे तहस में आकर कोई भी फैसला मत लो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पापा जी, मैंने उसे पहले भी बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो तो आज भी उस लड़के से जाकर मिलती है। बेटा, मैं मानता हूं मुस्कान जो कर रही है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन बेटा, तुम जो करने जा रहे हो, तुमने कभी सोचा है पीहू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा देखो, मैं तो तुमसे बस इतना ही कहूंगा, अगर बात करने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो मुस्कान से दोबारा जाकर बात कर लो, नहीं तो फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। हमारी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं है। इसके बाद सौरभ मुस्कान को कैसे भी करके समझा बुझाकर मना लेता है कि वो अब उस साहिल से नहीं मिलेगी और न ही उससे बातें करेगी। और फिर एक दिन, मुस्कान, आज मैं लंदन जा रहा हूँ। दोबारा लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करूंगा। पीहू का ख्याल रखना और उसे ढेर सारा प्यार देना। इसके बाद सौरभ लंदन चला जाता है और मुस्कान अपने किराए वाले घर पर पीहू के साथ रहती है। लेकिन सौरभ भले ही मुस्कान और अपनी बेटी पीहू को छोड़कर लंदन चला गया हो, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार को कम नहीं किया। इसे जब भी समय मिलता तो वो पीहू और मुस्कान से वीडियो कॉल के थ्रू बातें करता था और हर महीने घर खर्च भी भेजता था, जिससे उसके छोटे से परिवार की जरूरतें पूरी हो पाएं। सौरभ को इस समय मुस्कान पर पूरा भरोसा था कि वो इस बार उसे धोखा देकर वापस उस साहिल नाम के शख्स से दूर रहेगी, और यही गलती सौरभ को आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि अब मुस्कान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो वही करती थी जो उसे अच्छा लगता था। अब तो वो रोज आए दिन साहिल के साथ बाहर जाती और नशा भी करने लग गई थी। मुस्कान को इस समय नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि वो बिना नशे के अब वो रह भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी ओर साहिल भी अक्सर ही नशे में धुत रहता था। साहिल अपने घर में अपनी नानी के साथ रहता था। उसकी नानी बताती है कि वो किसी से बोलता नहीं था और ज्यादातर समय अपने रूम में कंप्यूटर पर बैठकर बिताता था। साहिल को तंत्र मंत्र, जादू टोने, महादेव की भांति लंबी लंबी जटाएं रखने, पीले कपड़े पहनने और रुद्राक्ष धारण करने का शौक, ये सब कुछ उसे पिछले 2 सालों से हुआ था। साहिल पहले बहुत अच्छा लड़का था। वो हमेशा काम करता और सभी से अच्छे से बात करता था, लेकिन फिर पता नहीं उसे 2 साल पहले क्या हुआ और उसने खुद को ऐसा बना लिया। साहिल की माँ, जो उसके बचपन में ही बीमारी के कारण चल बसी थी, जब साहिल महज 7 या 8 साल का रहा होगा। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था
और उसे लगता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है। और फिर एक दिन जब ये सच्चाई मुस्कान को पता चली तो उसने साहिल को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। देखूं तो सही, आखिर साहिल मेरे बारे में सोचता क्या है, पर कैसे पता करूं? हाँ, उसने एक दिन बताया था। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर मुस्कान ने साहिल की माँ के नाम से फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल को अपने जाल में फंसाया। वैसे मुस्कान के लिए ये सब इतना भी कठिन नहीं था, क्योंकि साहिल तो पहले से ही अंधविश्वासी था, जिसका फायदा उठाकर उसने साहिल से वो सभी काम करवाए जो वो करना चाहती थी। मुस्कान ने साहिल को इस कदर ब्रेन वॉश्ड कर दिया था कि साहिल बिना कुछ सोचे समझे मुस्कान की हर बात मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की आत्मा मुस्कान के अंदर आ गई है। और इसका फायदा उठाकर मुस्कान ने साहिल की माँ बनकर बोला, साहिल, मुस्कान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, उसकी सारी बातें मानना और उसे कभी दुख मत होने देना। मुस्कान की बातों को माँ का आदेश मानकर साहिल वो सब कुछ करता था जो मुस्कान उससे करवाती थी। और वहीं दूसरी ओर सौरभ को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसे तो ऐसा ही लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जब भी उसे समय मिलता वह वीडियो कॉल के थ्रू मुस्कान और अपनी बेटी पीहू से बातें कर लिया करता था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर एक दिन। हेलो मुस्कान। हाँ बोलो। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी काम करके फ्री हुई हूँ। अच्छा तो सुनो, मैं परसों घर वापस आ रहा हूँ। अच्छा। हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे और फिर बाद में पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके। मुस्कान, पीहू कहाँ है? अभी तो ट्यूशन पढ़ने गई है। अच्छा, जब वो आ जाए तो बात करवा देना मेरी उससे, याद आ रही है उसकी बहुत। ठीक है। इसके बाद मुस्कान तुरंत साहिल को फोन करके सारी बातें बता देती है और फिर दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अब अगर इस समय सौरभ को मुस्कान की सच्चाई पता चल जाती तो सौरभ इस बार मुस्कान को कभी भी माफ नहीं करता। और फिर कुछ समय बाद साहिल मुस्कान के घर आता है और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कान साहिल से बोलती है, मैं सौरभ को डिवोर्स दे दूंगी और फिर इसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर जाकर सेटल हो जाएंगे। नहीं मुस्कान, अब अगर हम दोनों को हमेशा के लिए एक होना है तो तुम्हें सौरभ का वध करना होगा। साहिल, तुम्हें पता भी है तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुस्कान, अब यही अंतिम उपाय है। और इतना ही नहीं, हमें सौरभ का सिर काटकर सरदार को भेंट के रूप में समर्पित करना पड़ेगा। साहिल, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुस्कान, तुम्हें ही करना पड़ेगा, तभी सरदार प्रसन्न होगा। तुम्हें सबसे पहले सौरभ को बेहोश करना होगा और फिर उसके बाद तुम्हें उसकी छाती पर बैठकर धारदार चाकू से उसके दिल पर 3 बार प्रहार करना होगा। बस तुम्हें इतना करना है और फिर बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। इसके बाद मुस्कान ने इसी दिन यानी 22 फरवरी 2025 को डिप्रेशन, हेडेक और एंजाइटी का बहाना बनाकर डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करवा ली। पर मुस्कान को लगा कि शायद स्लीपिंग पिल्स की डोज कम रहेगी, जिससे वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर उसने इंटरनेट पर सर्च करके हैवी डोज का एक मिक्सचर रेडी कर लिया। इसके बाद मुस्कान ने लोकल मार्केट से 2 धारदार मीट काटने वाले चाकू और एक उस्तरा खरीदा। अब तक सौरभ की मौत को अंजाम तक पहुंचाने का आधा प्लान रेडी था। बस दिक्कत थी तो हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की। इसके लिए मुस्कान और साहिल ने अपने दोस्तों से सलाह मशवरा लेना चाहा, पर इससे उनकी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हो पाई। इसके बाद आज है 24 फरवरी, जिस दिन सौरभ लंदन से लौटा था। इस दिन सौरभ मुस्कान और पीहू को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि आज वो अपनी फैमिली से पूरे 2 साल बाद मिला था। सौरभ को किसी प्रकार का शक ना हो, इसलिए मुस्कान ने अपने बर्थडे यानी 25 फरवरी के दिन ही सौरभ को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार मुस्कान ने 25 तारीख को अपने बर्थडे के दिन सौरभ के ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी, पर उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक नहीं पी, जिससे उस दिन उसकी हत्या का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों फिर एक सुनहरे अवसर की तलाश में थे, जो उनको 4 मार्च को मिला। मुस्कान और साहिल ने इस बार पूरी तैयारी कर ली थी और प्लान के अनुसार
मुस्कान ने पहले ही 3 मार्च को पीहू को उसकी नानी के घर भेज दिया ताकि सौरभ को मौत के घाट उतारने में कोई भी अड़चने ना आए। आज है 4 मार्च और मुस्कान सौरभ से बोलती है, सौरभ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बड़े प्यार से तुम्हारे फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनाई है, इसलिए इसे जल्दी खाओ और मुझे टेस्ट करके बताओ कि कोफ्ते कैसे बने हैं। अरे वाह मुस्कान, कोफ्ते तो सच में बहुत टेस्टी बने हैं। लो, तुम भी टेस्ट करके देखो। अरे नहीं सौरभ, मैं बाद में खा लूंगी, पहले तुम खा लो फटाफट। कोफ्तों को खाकर कुछ देर बाद सौरभ के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इस पर मुस्कान बोलती है, तुम सो जाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद सौरभ दवाइयों के असर से जल्द ही गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर मुस्कान तुरंत ही साहिल को बुला लेती है और प्लान के अकॉर्डिंग पहले मुस्कान अच्छे से जांच लेती है कि कहीं सौरभ को होश तो नहीं आ रहा। फिर इसके बाद वो सौरभ की छाती पर बैठकर लगातार 3 बार चाकू से उसके दिल के पास प्रहार करती है, जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद साहिल शव को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और वहीं पर सबसे पहले वो कट थ्रोट रेजर से सौरभ का गला काटता है और फिर उसके बाद चाकू से दोनों हाथों की हथेली को भी काटता है ताकि शव की पहचान करना मुश्किल हो जाए। साहिल ने शव को 15 टुकड़ों में काटा था ताकि शव को ठिकाने लगाने में आसानी हो। एक रिपोर्ट के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे साहिल सौरभ के कटे हुए सिर और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घर ले जाकर तंत्र साधना करता है। वैसे पहले साहिल और मुस्कान ने शव को सूटकेस में डालने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि शव सूटकेस में नहीं आएगा और इसके लिए उन्होंने प्लान 2 भी पहले से ही रेडी कर लिया था, जिसमें साहिल और मुस्कान ने पहले ही एक ब्लू ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लिया था और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ के छत विछत शरीर के टुकड़ों को इस ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट और रेत से इसे भर दिया। इसके बाद इस ड्रम को दोनों ने बाथरूम में छुपा दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद 5 मार्च की सुबह दोनों आरोपी शिमला मनाली होते हुए स्विफ्ट डिजायर कैब से हिमाचल की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस दौरान होटल में ठहरते हुए वे ज्यादातर कमरे में ही रहे, बाहर 1-2 बार ही निकले और खाना भी रूम सर्विस के माध्यम से कमरे में ही ले लिया। इस दौरान कैब के ड्राइवर अजाब सिंह ने बताया कि साहिल रोज शराब की 2 बोतल पीता था और मुस्कान भी थोड़ा बहुत नशा करती थी। किसी को भी शक न हो इसके लिए मुस्कान पहले ही अपने पड़ोसियों को बोलकर गई थी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ घूमने जा रही है और इस बीच अगर कोई उनसे मिलने आए तो बोल देना कि वो बाहर गए हैं और कुछ टाइम बाद लौटेंगे। इसके अलावा मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने सौरभ के फोन से सौरभ बनकर व्हाट्सएप चैट के थ्रू सौरभ की बहन चिंकी से बातें की। इसके बाद दोनों मनाली शिमला होते हुए 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कसोल पहुंचे और वहां पर एक पूर्णिमा नाम के एक होटल के कमरा नंबर 203 में रुके। अगले दिन यानी 11 मार्च को साहिल का बर्थडे था, तो इसलिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर अजाब सिंह को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भैया आप ना मुझे केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है, तो सुबह ले लूँगा। हाँ अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना।
और आप बोलना यहाँ आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूंगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूंगी। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका। फिर इसके कुछ दिन बाद यानी 13 मार्च को मुस्कान फिर सौरभ बनकर चिंकी को मैसेज करती है। इस दौरान चिंकी कई बार व्हाट्सएप कॉल भी करती है, लेकिन हर बार मुस्कान उसे जानबूझकर नहीं उठाती। वहीं जब मामले की जांच हुई तो होटल के मैनेजर ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताकर होटल में चेक इन किया था और अगले 6 दिन यानी 16 तारीख तक वो दोनों उसी होटल में रहे। इसके बाद फिर होटल स्टाफ ने भी बताया कि मुस्कान और साहिल ने रूम की सफाई तक नहीं करने दी और दोनों मुश्किल से 2-3 बार ही कमरे से बाहर आए थे। पर यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि सौरभ के शव को ऐसे कमरे में अकेला छोड़कर मुस्कान और साहिल बिना किसी फिक्र के लगभग 10 से 11 दिनों तक कैसे जा सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी मुस्कान और साहिल की प्लानिंग का ही पार्ट था, क्योंकि मुस्कान और साहिल को ये सोचने के लिए समय चाहिए था कि आखिर शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और इसके अलावा दोनों को ये भी डर था कि कहीं सौरभ को ढूंढने उसकी फैमिली वाले आ गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन दोनों ने घूमने का प्लान बनाया ताकि किसी को शक न हो और सभी को यही लगे कि सौरभ मुस्कान के साथ घूमने गया है। इसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 14 मार्च की है, जब दोनों आरोपी हिमाचल के कसोल में होली के रंगों में सराबोर होकर एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वापस फिर होटल रूम में आ जाते हैं और जांच में उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में ये पाया गया कि वो शुरू से इंटरनेट पर ये सर्च कर रहे थे कि शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए और सबूत कैसे मिटाया जाए। इसके बाद आज है 17 मार्च और दोनों आरोपी मेरठ वापस आ जाते हैं और उसी दिन मुस्कान शव को ठिकाने लगाने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है और ड्रम को उठाकर गाड़ी में लोड करने के लिए बोलती है। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी वो दोनों मजदूर ड्रम को नहीं उठा पाए और इसी बीच गलती से ड्रम का ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे एक तीव्र गंध फैल जाती है, जिस पर मुस्कान कहती है ये बदबू ड्रम में रखे कबाड़ की। और इसके बाद दोनों मजदूर बिना ड्रम को उठाए वापस चले जाते हैं। अब इस समय मुस्कान काफ़ी गहरी चिंता में थी कि वो अब क्या करे। इसी दिन वो साहिल से भी बातें करती है और दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अब और इस तरह शव को नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो दोनों एक योजना बनाते हैं जिसमें मुस्कान अगले दिन यानी 18 मार्च को अपनी माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार दिया। बेटा, ये तू क्या बोल रही है? भला सौरभ के घर वाले उसे क्यों मारेंगे? माँ, मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, अब वो मुझे भी मार देंगे। देख बेटा, पहले तू शांत हो जा और यहाँ घर आकर सारी बातें बता, आखिर क्या हुआ है। इसके बाद मुस्कान तुरंत ही अपनी माँ के घर चली जाती है और एक मनगढ़ंत कहानी रच देती है, जिस पर मुस्कान के पिता को उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे घटना के बारे में पूछते हैं। तब मुस्कान बताती है, पापा 4 तारीख को सौरभ की बहन, सौरभ का जीजा और सौरभ का बड़ा भाई दोपहर के करीब 2:30 बजे घर आते हैं। सौरभ दरवाजा खोलकर सबको अंदर बुला लेता है और अंदर आते ही वो लोग मेरी आंखों के सामने सौरभ को बेरहमी से मार देते हैं और मुझे भी 13 से 14 दिनों तक चाकू की नोक पर घुमाते रहते हैं। वो बोलते हैं अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। पर मुस्कान, वो लोग सौरभ को क्यों मारेंगे? वो तो सौरभ को बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसा हुआ भी था तो तुमने चीखा क्यों नहीं? देखो बेटा,
मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए अब तुम सारी बातें पुलिस के सामने बताना। इसके बाद मुस्कान के पिताजी मुस्कान को स्कूटर पर बैठाकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अचानक रास्ते में चलते हुए मुस्कान के पिताजी अपना स्कूटर रोकते हैं और मुस्कान से बोलते हैं, बेटा तू मुझे सच सच बता, आखिर सच क्या है? देख मैंने तेरी हर गलती को अपना लिया और तेरे से जुड़ा रहा। अगर कुछ हुआ भी है तो तुम मुझे बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पिताजी के इतना ज्यादा जोर देने पर मुस्कान एक रट्टू तोते की तरह सब कुछ उगल देती है, जिसके बाद मुस्कान के पिताजी फौरन मुस्कान को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मामले की गंभीरता को देख पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आ जाती है और FIR दर्ज कर मुस्कान को साहिल समेत हिरासत में ले लेती है और फिर इसके बाद ड्रम को जांच के लिए शवगृह में भेजा जाता है, जहां पर ड्रिल मशीन तथा मार्बल कटर से ड्रम को काटा जाता है। और जैसे ही जब ड्रम को काटकर खोला जाता है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि ड्रम के अंदर सौरभ का कटा हुआ सिर समेत सौरभ के शरीर के 14 टुकड़े मिलते हैं। इसके बाद जब मुस्कान और साहिल से इस घोर अपराध के बारे में पूछा गया तो दोनों अपना जुर्म कबूलते हैं। इसके बाद 19 मार्च को दोनों आरोपियों को मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार में 14 दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया। और फिर जब दोनों आरोपियों को अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया तो पाया गया कि दोनों आरोपी नशे की लत की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके थे। इसके बाद 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा उन्हें 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में मुस्कान के गर्भवती होने की भी बातें सामने आई हैं। बहरहाल 12 मई तक पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट और होटल स्टाफ से लेकर मृतक की बेटी, पड़ोसी, चिकित्सक आदि कुल 36 लोगों को गवाह बनाया है। चार्जशीट के अनुसार हत्या षड्यंत्र में सहयोग देने, सबूत नष्ट करने समेत भारतीय दंड संहिता की धारा 103 एवं 238 के तहत आरोप लगाए गए हैं।